मुझे एक घर में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक मालकिन और उनकी बेटी थी। मैं मालिक की बेटी का ड्राइवर था। मालिक की बेटी एक बड़ी कंपनी की मालकिन थी और मैं उनकी गाड़ी चलाया करता था। एक दिन अचानक मालिक और मालकिन को 2 महीने के लिए शिमला जाना पड़ा। अब बस उनकी बेटी और मैं घर में अकेले थे। लेकिन उस समय मेरा सर चकरा गया जब आधी रात को मालिक की बेटी ने अपने कमरे में बुलाकर मेरे साथ पति पत्नी वाला खेल। मेरा नाम अविनाश है और मैं एक गांव का रहने वाला हूँ। नौकरी की वजह से मैं बड़े शहर में आ गया और कोई हुनर ना होने की वजह से मैं सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा। तभी मेरे दोस्त ने मुझ पर रहम खाया और मुझे गाड़ी चलाना सिखा दिया। इसी दोस्त की वजह से मुझे एक घर में ड्राइवर की नौकरी भी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक मालकिन उनकी बेटी थे। जब मेरे दोस्त ने मेरी जिम्मेदारी ली तो मालिक ने मुझे अपनी बेटी का ड्राइवर रख दिया। मालिक की बेटी एक बड़ी कंपनी की मालकिन थी और मैं उसकी गाड़ी चलाया करता था। रोज़ सुबह उसे ऑफिस छोड़ता, वापस घर लाता। अक्सर वो शाम को अपने दोस्तों के यहाँ चली जाती तो उसे ले जाने और लाने का काम भी मेरा ही रहता था। गांव वाला होने की वजह से मैं सबकी बहुत इज्जत करता था। मैंने कभी मालिक की बेटी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। मालिक की बेटी का नाम रूही था। वह एक हसीन लड़की थी, लेकिन मैं हमेशा ही नज़र झुकाकर उससे बात करता था। मेरे लिए तो मेरे मालिक और मालकिन बहुत ही एहसानमंद लोग थे, जिन्होंने मुझे काम देकर मेरी मुश्किलें आसान कर दी थीं। मैं मालिक और मालकिन को बहुत ज़्यादा सम्मान देता था, क्योंकि वह दोनों ही बहुत अच्छे थे। रूही रास्ते भर मुझसे बातें करती और ढेर सारी बातें बताती रहती थी, लेकिन मैं सर हिलाने के अलावा उसे कोई भी जवाब नहीं देता था। वह बहुत ही तेज़ थी और ऑफिस का हर काम बड़ी ही लगन और मेहनत से करती थी और उसके पापा उस पर बहुत भरोसा किया करते थे। रूही मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। मालिक फौरन ही उसकी हर बात मान लेते थे। रूही ने नई गाड़ी की फरमाइश की तो मालिक ने तुरंत ही उसे नई गाड़ी खरीद कर दे दी। रूही मुझसे कहने लगी कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ली है। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वह बातों बातों में मुझे हमेशा छेड़ती रहती और हमेशा मेरे साथ बात करने की सोचती, लेकिन मैं हमेशा अपनी हद में ही रहता। लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसको पसंद भी किया करता था। रूही जब भी मार्केट जाती थी तो मेरे लिए भी वह कुछ ना कुछ ज़रूर ले आती थी। उसे मालूम था कि मेरी बहन की शादी होने वाली है। वह मेरी बहन के लिए भी कुछ ना कुछ खरीद दिया करती थी कि ये उसकी शादी के लिए गांव भिजवा दो। मैं यही सोचता था कि रूही का दिल कितना बड़ा है। मैं उसकी आदत और व्यवहार बहुत अच्छे से जानता था। छोटी सी उम्र में रूही को एक लड़का पसंद आ गया था। रूही गाड़ी में अक्सर ही फ़ोन पर अपने दोस्तों से बातें किया करती थी, जिसमें उसके प्रेमी या खास दोस्त का भी कहीं ना कहीं नाम आता था। लेकिन मैं कभी भी उनकी बातें सुनने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि जब वह अपने दोस्तों से अपने प्रेमी की बातें करती तो मुझे बहुत बुरा लगता था और अंदर ही अंदर बहुत जलन होती थी। इसीलिए मैं अपना ध्यान इधर उधर लगाए रहता था। गर्मियों के दिन थे, तभी मालिक और मालकिन को अचानक ही बाहर जाना पड़ा, क्योंकि मालिक के बड़े भाई जो शिमला में रहते थे, उनके बेटे की शादी थी और वह उस वक्त में अपने भाई को अपने पास देखना चाहते थे। रूही के सर पर ज़्यादा काम होने की वजह से मजबूरन वह दोनों अपनी खिलखिलाती बेटी को घर पर ही छोड़कर चले गए। मालिक ने जाते जाते मुझे ये जिम्मेदारी दे रखी थी कि मैं रूही को ऑफिस ले जाने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करूं और उसका ख्याल भी रखूं, क्योंकि मुझे मालिक के साथ काम करते हुए 5 साल होने वाले थे। इसलिए वह लोग मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे थे। मालिक को अच्छे से पता था कि मैं कभी भी नज़र उठाकर भी उनकी बेटी की तरफ नहीं देखूंगा। मालिक और मालकिन 2 महीने के लिए शिमला चले गए और मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। कुछ ही दिन के बाद मेरी छोटी बहन की सगाई थी और इसीलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी।
मैं रूही को ऑफिस छोड़कर पास में ही मैकेनिक की दुकान पर चला जाता था और वहाँ बैठकर काम सीखता था ताकि खाली वक्त में मैं यह काम भी कर सकूं। मालिक के यहाँ से 6 बजे मेरी छुट्टी हो जाया करती थी और मैं चाहता था कि मैं दुकान पर बैठकर काम करूं ताकि जल्द से जल्द मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाएं कि मैं अपनी बहन की शादी के लिए कुछ पैसे गांव भिजवा सकूं। जितने दिन मालिक मौजूद नहीं थे मुझे काम से जल्दी छुट्टी मिल जाती थी क्योंकि रूही ज़्यादातर घर से ही काम करती थी। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और मालिक के बड़े भाई के बेटे की शादी भी हो गई। एक रात अचानक मेरे पास रूही का फ़ोन आया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं उसके पास आ जाऊं। शायद उसे डॉक्टर के पास जाना पड़े। उसकी ये बात सुनकर मैं परेशान हो गया। रात के इस वक्त मेरा घर के अंदर जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बीमारी की हालत में मैं रूही को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था, जबकि वह अपने पापा मम्मी को बहुत याद कर रही थी। पूरी रात मैं उसके साथ ही रहा और उसका ख्याल रखता रहा। वह बुखार में तप रही थी और मैं रात भर उसके पास बैठा रहा। सुबह तक उसकी हालत कुछ अच्छी हुई तो मैं वापस अपने कमरे पर चला आया। इधर वक्त बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उस दिन के बाद से रूही की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह बहुत ही ज़्यादा खोई खोई सी रहने लगी थी। मुझे लगा शायद वह अपने माँ बाप से दूर रहकर परेशान है, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि हकीकत क्या है। मालिक ने 2 महीना अपने भाई और उनके बच्चों के पास बिता दिया और पूरे 2 महीने के बाद वह दोनों घर वापस आए थे। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। जब मैं मालिक से मिलने उनके घर पहुंचा तो उन्होंने पास पड़ा डंडा उठाकर मुझे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया और मुझे बहुत ही खराब खराब बातें कहते जा रहे थे और मारते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मालिक इतना गुस्सा है। वह मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। जब मुझे पूरी बात पता चली तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर आसमान गिरा दिया हो। रूही ने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने उसके साथ गलत किया है और उसके साथ रात गुजारी और वह अब पेट से है। ये बात डर के मारे उन्होंने अपने माँ बाप को फ़ोन पर नहीं बताई कि मैं कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुँचा दूँ। मैं हैरानी से रूही को देख रहा था। कितनी सफाई से वह झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। मैं तो रूही को बहुत ही सीधा साधा और मासूम समझता था, लेकिन उसने तो मेरे ही किरदार पर उंगली उठा दी थी। मालिक मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे और रूही अपने झूठ से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह कह रही थी जिस रात बड़े पापा के बेटे की शादी थी उसी रात उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया था। उन्हें लगा कि शायद उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन मैं उन्हें अस्पताल ले जाने की बजाय उनके साथ गलत काम कर बैठा। मालिक ने पुलिस को बुलाकर मुझे जेल में डलवाने का फैसला कर लिया था, लेकिन रूही ने उन्हें रोक दिया। रूही ने अपने पिता से कहा कि ऐसा करने से उनकी इज्जत पर बात आ जाएगी। रूही के पिता मुझे नौकरी से निकाल चुके थे और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मेरे पास करने के लिए अब कोई काम नहीं बचा था और इतनी जल्दी मुझे कोई दूसरी नौकरी भी नहीं मिल सकती थी, जबकि मेरी बहन की सगाई और शादी तो इधर मेरे सर पर आ गई थी। मैं मालिक के दिए हुए कमरे में रहता था और मेरे पास रहने के लिए भी अब कोई जगह नहीं थी। इसीलिए बहुत यहाँ वहाँ भटकने के बाद मैं मजबूर होकर दोबारा मालिक के घर पर आ गया और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा। लेकिन मालिक ने मेरे सामने ऐसी शर्त रख दी कि उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मालिक ने मुझसे कहा कि तुम्हें रूही से 1 साल के लिए शादी करनी होगी। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो फिर तुम इसे घर छोड़कर चले जाना, क्योंकि हमने बच्चा गिरवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब डॉक्टर्स ने यही कहा है कि ऐसा करने से रूही की मौत हो सकती है और मैं अपनी बच्ची को खोना नहीं चाहता। इससे पहले कि दुनिया में हमारी बदनामी हो, हम रूही को तुम्हारे साथ विदा कर देंगे और तुम इसे अपने साथ अपने गांव ले जाना और हम सबसे यही कह देंगे कि रूही तुमसे बहुत प्यार करती थी और वह तुमसे ही शादी करना चाहती थी। इसीलिए अपनी बेटी की खुशी की खातिर हमने उसकी शादी एक ड्राइवर से करवा दी और तुम पैसों की फिक्र मत करना, मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दूंगा
और हर महीने तुम्हारी तनख्वाह भी भिजवाता रहूँगा। मैं अच्छे से जानता था कि ये बच्चा मेरा नहीं है। रूही ने झूठ बोला, लेकिन उसके बावजूद भी मैं राजी हो गया, क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी और इतने पैसे मुझे सिर्फ मालिक ही दे रहे थे। इसीलिए मैं रूही से शादी करने के लिए तैयार हो गया और उसे विदा करवा कर अपने गांव ले आया। रूही बहुत खामोश थी। मैंने भी रास्ते भर उससे कोई बात नहीं की। मेरे अंदर उसके लिए बहुत गुस्सा भरा था। गांव में मेरी माँ और घर वाले रूही को देखकर हैरान रह गए, और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली है, तो मेरी माँ तो हैरान रह गई। कहने लगी कि इतनी बड़ी बात तूने मुझे नहीं बताई। तेरी शादी को लेकर मेरे कितने सपने थे, वो सब तूने एक पल में ही चकनाचूर कर दिए। मैं अपनी माँ से क्या कहता कि मेरी क्या मजबूरी रही। लेकिन फिर रूही को देखकर मेरी माँ खुश हो गई, क्योंकि रूही बहुत खूबसूरत थी। इतनी प्यारी और कम उम्र बहू देखकर मेरी माँ की सारी शिकायतें दूर हो गईं और वह रूही को मेरे कमरे में ले गई और गांव की औरतों की तरह सजाने लगी। मैं बहन की सगाई के इंतजाम करने लगा और रात को जब कमरे में आया तो रूही दुल्हन के रूप में मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैं उसे देखता ही रह गया। वह किसी परी की तरह ही लग रही थी। पहली नज़र में ही मैं अपनी बीवी पर दिल हार बैठा था। लेकिन मैं ये भी कैसे भूल सकता था कि मेरी इसी बीवी ने तो मुझ पर इस तरह का घटिया और गलत इल्ज़ाम लगाया है। उसने अपने और अपने प्रेमी के पाप को मेरे माथे पर बिना किसी शर्म के मढ़ दिया है। कुछ देर पहले जो रूही को देखकर मेरी आंखों में प्यार उतरा था, वो अब नफरत की आग में बदल गया था। मैंने तुरंत ही पास ही पड़ी हुई चटाई को ज़मीन पर बिछाया और लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर के बाद रूही ने मेरा धीरे से नाम पुकारा, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि उसे मुझसे डर लग रहा है, क्योंकि वह भी जानती थी कि उसने मेरे साथ कितना बड़ा छल किया है। जब उसने एक बार फिर से मुझे आवाज़ लगाई तो मैंने कड़क आवाज़ में उससे कहा कि चुपचाप लेटकर सो जाओ, जिससे वह बहुत डर गई और तुरंत ही लेट गई। अगली सुबह माँ ने शादी के बाद की रस्मों की तैयारी करना शुरू कर दिया और उन्होंने गांव में बुलावा भी भिजवा दिया, जिसके बाद से रूही के साथ मेरी वह सारी रस्में शुरू हो गईं जो एक आम पति पत्नियों की होती है। मैं यही सोच रहा था कि अगर मेरी और रूही की शादी इस तरह के हालातों में ना हुई होती, रूही ने मुझे धोखा ना दिया होता बल्कि मर्जी से ये शादी हुई होती, तो आज मैं कितना खुश होता। लेकिन अब तो मेरे सीने पर सांप लौट रहे थे, पर मैं कर भी क्या सकता था। अपनी बहन की खातिर मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए मजबूर था। रूही भी मेरी माँ जैसा जैसा बोलता जा रही थी, चुपचाप वह सब कुछ वैसा ही करती जा रही थी। धीरे धीरे बढ़ते वक्त के साथ उसने अपने आप को ठीक वैसे ही रंग रूप में ढाल लिया जैसा कि मेरे गांव में औरतें रहती हैं। वह जब मेरे घर पर माँ के कामों में हाथ बटाती तो मैं यही सोचता कि यह वही लड़की है जो अपने बंगले में राज करती थी, जिसके आगे पीछे न जाने कितने ही नौकर घूमा करते थे, जिसकी एक आवाज़ पर हर चीज़ हाजिर हो जाया करती थी। और आज ये लड़की खुद दूसरों के लिए भाग भाग कर घर के सारे काम कर रही है। लेकिन फिर जैसे ही रूही ने मेरे साथ जो कुछ किया वह मुझे याद आता तो मुझे यही लगता कि ये इसी काबिल है, क्योंकि इसने जो गलती की है उसकी ये बहुत ही छोटी सज़ा है और ये ज़िंदगी रूही ने खुद चुनी है। अक्सर रूही मुझसे बात करने की कोशिश किया करती थी, लेकिन मैं हमेशा उससे दूरी बनाए रखा था। मैं उससे कभी भी बात नहीं करता था, और अगर वह मुझसे बात करने की कोशिश करती तो मैं बहुत ही सख्त लहजा अपनाता था, जिससे वह घबरा जाती थी। मेरी बहन की सगाई बहुत अच्छे से निपट गई, उसमें कोई भी कमी नहीं आई। सब लोग बहुत खुश थे। सगाई के पूरे फंक्शन में मेरी बीबी रूही की ही चर्चा होती रही। हर कोई मुझे बहुत भाग्यशाली कह रहा था, लेकिन मैं ही जानता था कि मेरी बीबी ने मेरे साथ क्या किया है। और फिर वह तो सिर्फ 1 साल के लिए ही यहाँ है, क्योंकि उसे अपने पाप को एक नाम जो देना है। रूही घर के काफ़ी सारे काम करती थी, लेकिन भले ही घर में किसी को नहीं पता था, पर मुझे तो पता था ना कि वह पेट से है, और मैं नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को कुछ भी हो।
पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सब से उसकी जान कैसे छुड़ाऊं। इसीलिए मैंने फिर माँ से झूठ कह दिया कि रूही मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर माँ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने तुरंत ही लड्डू मंगवा कर पूरे गांव में बंटवा दिए। अब तो वह रूही से एक काम भी नहीं करवाती और हर वक्त उसका बहुत ख्याल रखती। मैं जब कमरे में पहुंचा तो रूही मुझ पर नाराज होने लगी कि मैंने ये बात माँ को क्यों बता दी। मैंने कहा कि भला माँ से इस बात को क्या छुपाना। अभी कुछ दिनों बाद तो वैसे भी जैसे जैसे तुम्हारे महीने चढ़ते जाएंगे ये बात खुद ब खुद सबके सामने आने लगती। तब मैं माँ से क्या कहता। तो इससे तो अच्छा यही है कि मैंने खुद ही उन्हें इस बारे में बता दिया और फिर अब वह कम से कम तुमसे कोई काम तो नहीं करवाएंगी जिससे तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान पहुँचे। रूही कहने लगी कि तुम समझते क्यों नहीं हो। मैंने कहा कि अपनी बकवास बंद करो और मुझे तुमसे इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं करनी। इतना कहने के बाद मैं कमरे से बाहर निकल आया। धीरे धीरे कई महीने बीतने लगे। रूही मेरे हर काम का बहुत ध्यान रखती थी जबकि मैं पूरी कोशिश करता कि वह मुझसे दूर रहे। लेकिन फिर भी वह मेरे खाने पीने से लेकर हर चीज़ का बहुत ख्याल रखती थी। ये सब देखकर मेरे दिल में भी उसके लिए जो नफ़रत जाग गई थी वह धीरे धीरे कम होने लगी थी। कहीं न कहीं मैं उससे पहले से ही प्यार करता था और इंसान अपने प्यार के हाथों मजबूर भी हो जाता है। मेरे लिए भी ऐसा ही हो गया था। मेरी बहन की शादी काफ़ी करीब आ रही थी जिसके लिए बहुत सारे कपड़ों की खरीदारी करनी थी। मेरी माँ बहन के कपड़ों की खरीदारी करने के लिए उसे अपने साथ मौसी के घर लेकर जा रही थी ताकि वहाँ कुछ दिन रुककर अच्छे से साड़ी की खरीदारी कर सकें। उनके जाने के बाद मैं और रूही पूरी तरह से घर में अकेले रह गए थे और मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। उसी रात जब मैं अपने बिस्तर पर आकर बैठा तो रूही अचानक ही मेरा हाथ पकड़कर मेरे बगल में बैठ गई। मैंने एक झटके से उससे अपना हाथ छुड़ाया और उससे कहा कि मुझसे दूर ही रहना, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुमने मुझे किस तरह से शादी की है और कितना घटिया इल्ज़ाम लगाया है ये ना तो मैं कभी भूलूंगा और ना तुम भूलना। मेरा इतना कहना था कि वह फूट फूट कर रोने लगी और मेरे पैरों में बैठकर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उसे ऐसे देखकर मेरा खुद का दिल घबराने लगा क्योंकि मैं हमेशा ही उसे बहुत खुश पाता था। वह मुझे रोते हुए कहने लगी कि उसने मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया है उसके लिए वह खुद बहुत शर्मिंदा है। उसे अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास है, लेकिन ये सब कुछ उसने मुझे बदनाम करने के लिए नहीं किया था, बल्कि इस सब के पीछे उसकी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मैंने एक बार फिर उसे तीखी निगाहों से देखा और साफ साफ कह दिया कि तुम्हारी कितनी भी बड़ी मजबूरी इस सब में क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी इज्जत तो दो कौड़ी की भी नहीं रही ना। तुमने अपने गुनाह को मेरे सर पर ठोक दिया और खुद तो सबकी नज़र में आज़ाद हो गई और मैं बदनाम हो गया। मैं तो बेगुनाह होते हुए भी अपने मालिक की नज़र में गिर गया हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें कभी चाहकर भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, इसीलिए तुम्हारे ऐसे घटिया इल्ज़ाम के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ कभी कोई ज्यादती नहीं करूँगा। इसलिए आराम से तुम इस घर में अपना 1 साल बिताओ और जब तुम्हारा पाप इस दुनिया में आ जाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के साथ खुद घर छोड़ आऊँगा। मैं तुरंत ही उठकर कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी रूही ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रोक लिया। वो मुझसे कहने लगी, मैंने कोई पाप नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे इंतज़ार करना पड़े और ना ही मैंने आपको आपके मालिक की नज़रों में गिराया है, बल्कि आपके मालिक तो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वह आप पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसीलिए तो आपके मालिक ने अपनी लाइफ की सबसे कीमती चीज़ आपको आंख बंद करके दे दी। रूही मुझसे कहने लगी कि पापा ने मुझसे कहा था कि मैं शादी के बाद आपको सारी सच्चाई बता दूं, लेकिन आपका गुस्सा देखकर मैं कभी इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। उसकी इस बात ने मुझे हैरान कर दिया था। मैंने पलटकर रूही का चेहरा देखा तो वहाँ मासूमियत छाई हुई थी। वह मासूम सी लड़की न जाने इस वक्त किस हालत में थी। और फिर वह मुझसे कहने लगी कि मैं पेट से नहीं हूँ,
बल्कि मेरे पापा ने आपसे झूठ बोला था और उन्होंने ये सब कुछ बहुत ही मजबूरी में किया, क्योंकि वह अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे। रूही ने मेरे करीब आकर एक बार फिर से मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और मुझे अपने साथ बेड पर बिठा लिया। वह बड़ी ही डरी और सहमी आवाज़ में अपनी सच्चाई बता रही थी और मैं चुपचाप ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। फिर वह मुझसे कहने लगी कि पापा के एक बहुत पुराने दोस्त थे। उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता बचपन में ही मेरे लिए मांग लिया था। पापा के वह दोस्त और उनकी पत्नी बहुत ही अच्छे थे, इसीलिए रूही के पापा ने अपने दोस्त के बेटे से रूही की सगाई जल्दी ही करवा दी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसके साथ में रूही के पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि रूही का मंगेतर रजत अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिस वजह से उन लोगों ने उसे हद से ज़्यादा लाड़ प्यार देकर और उसकी हर जिद को पूरा करके उसे पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी और ना ही कोई उसे रोकने टोकने वाला था। रजत के मम्मी पापा उसे कभी भी उसकी किसी भी गलत बात पर नहीं टोकते थे। रूही बोली, मेरी उससे अक्सर बातचीत होती रहती थी और हम लोग मिलते जुलते भी थे, लेकिन मुझे उसका ज़िद्दी व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पर क्योंकि पापा ने मेरा रिश्ता पहले ही तय कर दिया था, इसीलिए मैं चुपचाप ये मानकर बैठ गई थी कि अब मुझे शादी तो रजत से ही करनी है। लेकिन बढ़ते वक्त के साथ वह हद से ज़्यादा बिगड़ा जा रहा था, क्योंकि वह कोई अच्छा लड़का नहीं था। रूही ने कहा कि जब मेरे मम्मी पापा शिमला के लिए चले गए और ये बात रजत को पता चली, तो उसने कई बार मेरे साथ बदतमीजी करने की बहुत कोशिश की। मैंने उसे बहुत समझाया, पर उसे मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही थी और मुझे उसकी वजह से बहुत टेंशन हो गई थी। फिर एक दिन वह शराब के नशे में अचानक मेरे घर पर आ गया और वह मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश करने लगा। लेकिन उस वक्त मैंने खुद को अपने कमरे में बंद करके जैसे तैसे बचा लिया और जब मैं उसे मना करने की कोशिश कर रही थी, तो वह मुझसे कहने लगा कि अब हमारी शादी होने वाली है और इसीलिए मेरा तुम पर पूरा हक है। मैं जो चाहे वह तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। वह उस रात मेरे अकेले होने का फ़ायदा उठाना चाहता था, जबकि उस एक दिन पहले भी रजत ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ गलत करने की कोशिश की थी। वह कई घंटे तक मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाता रहा और मुझे धमकी भी देता रहा कि वह दरवाजे को तोड़ डालेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूं। लेकिन फिर थक हार कर रजत वहां से वापस चला गया, पर मैं इस सब से बहुत ज़्यादा डर गई थी, जिस वजह से मुझे बुखार आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने बचाव के लिए क्या करूं और मुझे ये भी डर था कि कहीं रजत मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाने के लिए दोबारा घर में ना घुस आए। इसीलिए मैंने उस रात तुम्हें अपने कमरे में बुलाकर बिठाकर रखा, क्योंकि रूही ने कहा कि वह रजत से ज़्यादा मुझ पर विश्वास करती थी। और फिर मम्मी पापा के घर लौटते ही मैंने एक एक बात उनको बता दी और जब उन्होंने रजत के पापा से ये बात कही, तो वह अपने बेटे को समझाने की जगह उल्टा मेरे पापा को ही समझाने लगे कि जब उन दोनों की शादी होने वाली है तो फिर वह ऐसी हरकतें तो करेंगे ही। आखिर वह दोनों जवान हैं और नौजवान अक्सर जोश में आकर होश खो बैठते हैं। वह भी बच्चे हैं तो इतनी मस्ती मजाक तो करते ही रहेंगे और इसमें बुराई भी क्या है। क्या रूही अपने होने वाले जीवन साथी के साथ कुछ वक्त भी नहीं बिता सकती? जब रजत के पापा ने इस तरह की बातें की, तब पापा को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन का कितना बड़ा गलत फैसला ले लिया है, क्योंकि रजत के इतने ज़्यादा बिगड़ने के पीछे और कोई नहीं बल्कि खुद उसके पापा ही हैं। अब पापा अपने फैसले पर बहुत शर्मिंदा थे। वह अपनी बेटी की शादी एक शराबी और चरित्रहीन लड़के के साथ बिल्कुल नहीं कर सकते थे। जो लड़का इतना ज़्यादा बिगड़ा है, वह जब शादी से पहले ही उनकी बेटी के साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो शादी के बाद तो ना जाने वह क्या करेगा। इसीलिए पापा ने जैसे ही रजत के साथ मेरा रिश्ता ख़त्म करने की बात कही, तो रजत और उसके पापा दोनों ही धमकियों पर उतर आए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर मेरी शादी रजत के साथ नहीं हुई तो वह मेरा अपहरण कर लेंगे और फिर मेरा वो हाल करेंगे कि मैं कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचूंगी।
पापा अच्छे से जानते थे कि उन लोगों की शहर के कुछ गुंडों से भी अच्छी खासी जान पहचान है, जिस वजह से पापा को मेरी जिंदगी को लेकर डर सताने लगा। वह बहुत परेशान हो गए कि अब आखिर वह मुझे इन लोगों से कैसे बचाएं। उन्हें उस वक्त कुछ भी नहीं सूझा। तभी उनकी नज़र आप पर पड़ी। आप उस वक्त बाहर गाड़ी साफ करते हुए दिखे। मैंने पापा को पहले बताया था कि जिस दिन मेरी तबीयत खराब हुई थी तो आपने सारी रात बैठकर मेरी देखभाल की थी, जिससे उन्हें ये तो पता चल गया था कि आप एक अच्छी नीयत वाले इंसान हो। इसीलिए पापा ने फिर तुरंत ही अपने दिमाग में एक योजना बनाई और ये फैसला कर लिया कि वह मेरी शादी आपसे करवा देंगे और रजत से पूरी तरह से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन रजत इस शादी को इतनी आसानी से होने नहीं दे सकता था और इसीलिए पापा ने अपने दोस्त को बता दिया कि मैं आपको पसंद करती थी और इसलिए रजत से दूरी बनाकर रख रही थी, जिस वजह से आज मैं अपने ड्राइवर के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। ये बातें सुनकर पापा के दोस्त ने खुद ही ये रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि वह लोग एक ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते थे जिसके पेट में किसी और का बच्चा हो और जो शादी से पहले ही पेट से हो चुकी थी। पापा ने पहले सोचा कि वह आपको सारी हकीकत पहले ही बता दें, लेकिन फिर उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं अगर आपने शादी से मना कर दिया तब वह क्या करेंगे। इसीलिए पापा ने जानबूझकर आपको देखते ही मारना शुरू कर दिया और आप पर गलत आरोप लगाकर आपको नौकरी से भी निकाल दिया, क्योंकि वह अच्छे से जानते थे कि आपको इस वक्त पैसों की सख्त ज़रूरत है। जब आप वहाँ से चले गए तो उसके बाद भी पापा को यकीन था कि आप खुद ही लौट कर वापस आ जाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी आपको कहीं भी काम मिल पाना या पैसों का इंतजाम हो पाना बहुत ही मुश्किल था। और जब आप आओगे तो वह आपके सामने ये शादी वाली शर्त रख देंगे और पापा की ये तरकीब कामयाब भी हो गई। जब आपको शहर में कोई ठिकाना नहीं मिला तो आप खुद ब खुद ही घर पर चलकर आ गए और तब पापा ने शादी वाली बात रखकर अपनी तकलीफ भी दूर कर दी और उसके बदले में पैसे देकर आपकी तकलीफ भी दूर कर दी। पापा ने मुझे आपके साथ विदा करके इसीलिए आपके गांव भेज दिया ताकि गुस्से में या बदले की भावना में आकर रजत मुझे वहाँ कोई नुकसान ना पहुँचा दे। पापा को अच्छे से पता था कि आप बहुत अच्छे इंसान हो और आप मेरा हर हाल में ख्याल रखोगे। अभी भी अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो मैं आपको साबित कर सकती हूँ कि मैं पेट से नहीं हूँ और ना ही कभी किसी ने मुझे आज तक हाथ लगाया है। बहुत मजबूरी में मेरे पापा ने मुझे आपके हवाले किया है और मैंने आपसे पूरे दिल से शादी की, क्योंकि मैं खुद भी आपकी अच्छाई की गवाह हूँ। अगर हो सके तो मुझे और मेरे पापा को बस इस एक झूठ के लिए माफ़ कर दीजिएगा। रूही की आंखों से आंसू टपक रहे थे और मुझे उसकी आंखों में उन दोनों बाप बेटी की बेबसी दिखाई दे रही थी। मैंने रूही को अपने सीने से लगा लिया। मैं यही सोचने लगा कि शायद इस प्यारी सी लड़की को भगवान ने इस तरह से ही मेरे नसीब में लिखा था। लेकिन तभी मुझे फिर वह 1 साल वाली बात याद आ गई। मैंने रूही से कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पापा को माफ़ करता हूँ। अब 1 साल पूरा होने में बस कुछ ही महीने बाकी हैं। इसके बाद तुम आराम से यहाँ से जा सकती हो। रूही कहने लगी, लेकिन मुझे अब कहीं नहीं जाना। इतना कहते ही रूही ने मुझे गले से लगा लिया। वह बोली, अब आप ही मेरे पति हो और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। रूही की इस बात को सुनकर मेरा दिल झूम उठा था। मैं भी कुछ पल के लिए होश खो बैठा था। इधर मेरी बहन की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई थीं और मैं अपने रिश्ते को लेकर भी अब बहुत खुश था। इसीलिए मैंने और रूही ने फैसला किया कि हम दोनों भी अब अच्छे से सारे रस्मों रिवाजों के साथ दोबारा शादी करेंगे। मैंने अपनी माँ से भी कहा कि आपकी मेरी शादी करने की ख्वाहिश अब मैं पूरी करने वाला हूँ। ये सुनकर मेरी माँ भी बहुत खुश हो गई थी। इधर रूही ने अपने पापा को फ़ोन करके सारी बात बता दी थी और वह भी हमारे गांव आ गए थे। शादी की तैयारियां यहाँ ज़ोरों शोरों से शुरू हो गई थीं। मेरे मालिक ने घर आते ही मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, लेकिन मैं तो उन्हें पहले ही माफ़ कर चुका था।
मैं खुद एक बहन का भाई था और मुझे अच्छी तरह से पता था कि कोई भी बाप या भाई अपनी बेटी की शादी ऐसे किसी भी इंसान के साथ नहीं कर सकता जो बदतमीज और बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ हो, जिसका कोई चरित्र ना हो। ये बात मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि अपने बच्चों के किस्मत के फैसले उनके बचपन में कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि बड़े होकर वह ना जाने कौन सा रास्ता चुने या फिर उनके दिल में किसी और की ही मोहब्बत बस जाए। और आपकी बहन या बेटी इतनी सस्ती नहीं होती कि आप किसी भी गलत इंसान के साथ उसकी शादी कर दें। मेरी और रूही की शादी के बाद मैं आज एक खुशहाल जीवन जी रहा हूँ और अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन बच्चे वाली बात जो कि झूठ थी, उसके लिए मैंने माँ से कह दिया कि मुझे गलतफहमी हो गई थी, क्योंकि मैं नासमझ हूँ। उस वक्त माँ थोड़ा तो मुझसे नाराज़ हुई, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद रूही सच में जब मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, तो इस बार माँ ने खुद डॉक्टर के पास जाकर जब जांच करवाई, तो फिर उसने मुझे माफ़ कर दिया और मेरी माँ की खुशी का ठिकाना भी नहीं रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।